और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के मुफ्ती आजम नासरुल इस्लाम ने कहा कि मजहबी स्कॉलर्स इस बात को मानते हैं कि 23 मार्च को रमजान मुबारक का पहला दिन था और इस हिसाब से 17 अप्रैल को शब कद्र मनाई जाएगी। वाज़ेह है कि रमजान मुबारक के चांद पर तनाजे के बाद श्रीनगर में आज उलमाए किराम की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर कई उलमा और मजहबी स्कॉलर्स ने शिरकत की। मुफ्ती आजम नासरुल इस्लाम ने रिवायत हिलाल के तनाजे अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी के दबाव में रमजान के चांद का फैसला नहीं किया। मुफ्ती आजम ने कहा कि वो किसी एजेंसी के ज़र असर काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने 370 और 35A को हटाने पर अर्जी दाखिल की है। रिवायत हिलाल मामले पर मुख्तलिफ गोशों की जानिब से शदीद तनकीद करने पर मुफ्ती आजम ने दिफाई मौक़िफ़ इख्तियार किया। इस मौके पर पास की गई करारदाद में मीरवाइज मौलवी उमर फारूक और दीगर मजहबी रहनुमाओं की रिहाई का मुतालबा दोहराया गया। बाहमी मशावरत और इत्तेफाक की राय से मंदरज़ैल फैसले पे आज के बाद अमल दरामद होगा। 17 अप्रैल को शब कद्र मनाई जाएगी सदा इंशाअल्लाह। 20 अप्रैल को चांद देखने की साई होगी। अगर रुयत हुई तो उस सूरत में कज़ा का रोजा ईद के बाद रखा जाएगा। सही रुयत के तरीक़ेकार को मजीद फाल और मुस्तहकम बनाने के लिए दीनी तंजीमों से राबिता और उलमा से मुशावरत करने के बाद ही आइंदा का इजलास होगा, आइंदा का ऐलान किया जाएगा। आइंदा के लिए मौलवी उमर फारूक, मीर वाइज कश्मीर, मौलाना रहमतुल्लाह साहब कासमी मोहतमिम दारुल उलूम रहीमिया, मौलाना गुलाम रसूल हामी कारवानी इस्लामी, प्रोफेसर मोहम्मद तोयब साहब कामली, हुज्जतुल इस्लाम मौलाना आगा सईद हसन अल मूसवी असफ़ी, जनाब गुलाम मोहम्मद भट्ट साहब सदर जमीयत अहले हदीस जम्मू व कश्मीर, जनाब फयाज अहमद रिजवी सदर नायब सदर सऊतुल अवलिया, सैयद शबीर गिलानी सदर सादात इंटरनेशनल, सैयद मोहम्मद असलम अंद्राबी नायब सदर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, सैयद मसरूर अब्बास अंसारी साहब सदर इत्तेहाद मुस्लिमीन, जनाब मुफ्ती नज़ीर अहमद साहब जम्मू। ऐलान से कबल मुशावरत की जाएगी और इनसे मुशावरत की जाएगी ऐलान से कबल, और यह सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। सरकारी सतह पे फल्कियात के महकमे से ताउन हासिल किया जाएगा। आइंदा जोग्राफियाई तौर रुयत के निज़ाम को फ़ाल बनाने के लिए हासिल करदा शवाहिद पर भी गौर किया जाएगा ताकि आवाम में कोई खलफशार या इंतशार की कैफियत पैदा न हो। मुफ्ती नासरुल इस्लाम हमारे साथ मौजूद है। मुफ्ती साहब, आपसे एक चीज जानना चाहेंगे, जो कंफ्यूजन हुआ आपने भी जिक्र किया, कंफ्यूजन हुआ या मुश्किल आपके मनसब के इत्ला से भी आपके मनसब को भी निशाना बनाया गया और आपकी शख्सियत को भी, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, मनसब को निशाना बनाना अच्छी बात नहीं है। शख्सियत को आप निशाना बना सकते हैं, और जो मेरे ऊपर जो इल्जामात लगाए गए, एक इल्जाम की मैं तरदीद करता हूँ। मैं कौम का खादिम हूँ और कौम के साथ हूँ, और मैं कौम से किसी भी सूरत में किसी भी वक्त दगाबाजी नहीं करूँगा। आपने एक इसरार किया, ये भी मानते हैं हम कि नहीं हुई, आपको समझ नहीं आया, आपने लेकिन इसरार किया रात को नहीं जी नहीं होगी। नहीं, असल बात ये था क्योंकि वो फाटा के इलाके में देखा गया था और इस वजह से मसाइल पैदा हुए। और दूसरी बात यह है, हम इस वक्त उम्मत को मुंतशिर नहीं देखना चाहते हैं, दैट्स ऑल। आज जो इजलास यहाँ पे हुआ, कई चीजें क्लियर हुई। अब आपने ये कह दिया है कि जो रोजा पहला हुआ था उसी के हिसाब से हमने ये नहीं कहा, हमने ये कह दिया 17 को शब कद्र मनाई जाएगी, 20 अप्रैल को चांद देखने की साई होगी। अगर रुयत हुई तो उस वक्त में का रोजा ईद के बाद रखा जाएगा। श्रीनगर में उलमा के इस इजलास में एक बड़ी कोशिश की गई कि मुफ्ती आजम नासरुल इस्लाम जिस तरह तनकीद के घेरे में है, उनको उससे वापस निकाला जाए और एक यूनिटी का मैसेज दिया जाए। मुफ्ती नासरुल इस्लाम ने साफ तौर पे ये कह दिया कि वो अपनी हरकत पे एक तरीके से नादिम हैं। अब उन्होंने ऐसे भी बातें की जिनका ताल्लुक सीधे तौर पे
मजहब से बिल्कुल नहीं था और न रमजान के चांद से। 35 से और 370 का कोई ताल्लुक ना रमजान से है, ना रुयत से है और ना किसी भी तरह का सीधे तौर पर मजहब से है। एक बात उन्होंने कोशिश ये की कि उनकी जो कुर्सी है वो भी बनी रहे और उन पे जो सख्त तनकीद हो रही है चारों तरफ, उससे भी वो बच सकें। दूसरी बात ये साफ कर दिया गया कि 23 मार्च को जिन लोगों ने पहला रोजा रखा है उनके कैलेंडर से के हिसाब से ही अब शब कद्र होगी, और जिन लोगों ने दूसरे दिन यानी मुफ्ती आजम ने जिस पे इसरार किया था उनके हिसाब से रोजा रखा है, उनको अगर ईद की रोयत होती है ना, ईद का चांद दिखता है, तो उन्हें ईद के बाद एक रोजा कज़ा रखना पड़ेगा। यानी साफ तौर पे जो मुफ्ती आजम ने ऐलान किया था उससे वो एक तरीके से वापस आए और कोशिश ये की गई कि ये कहा गया कि इत्तेहाद की जरूरत है, यूनिटी की जरूरत है, इसलिए ये कोशिश की गई, लेकिन साथ में ये मुफ्ती आजम की पोस्ट पे भी सवाल था और मुफ्ती आजम को लेकर जो यहां पे सवाल उठ रहे थे उनसे उनको बचाने की भी एक बड़ी कोशिश उलेमा ने की, भले ही वो इत्तेहाद की सूरत में की गई। दूसरी बात ये कि रुयत के हिसाब से जो बात की जा रही थी कि रुयत हिलाल कमेटी अपनी जम्मू कश्मीर की होनी चाहिए, हालांकि कुछ उलेमा ने उस पर बात की कि होनी चाहिए, लेकिन जो बाज उलेमा थे उनका साफ कहना था कि ये शायद यहां पे मुमकिन नहीं है। आफाक शाह के साथ अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। पीडीपी लीडर इकबाल त्रम्बू ने स्मार्ट सिटी के नाम पर उठाए जा रहे इकदामात पर इंतजामिया को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि श्रीनगर के 13.5 लाख बाशिंदों को यरगमाल बनाया गया है। सकाफती माहिरीन और मोतबर इंजीनियर्स की जरूरत थी। माहौलियात पर भी ज्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही है। स्मार्ट सिटी पर काम करते हुए वर्षे को महफूज नहीं किया जा रहा है। इकबाल त्रम्बू ने मजीद कहा है कि सड़कें तंग कर दी गई है, ट्रैफिक जैम की वजह से लोगों का बुरा हाल हो रहा है। इंतजामिया ने यहां की सड़कें सियासी नजरियात और लोगों को महदूद कर रखा है। G20 मोदोबैन को दिखाने के लिए यह सब कुछ किया जा रहा है। Any questions? हमारे बाबू लोग जो है अक्सर इसको एक अपॉर्चुनिटी समझते हैं, एक जैकपॉट समझते हैं। They have to spend 3000 करोड़। मैं नहीं कहता हूं कि एवरीबडी इज करप्ट, मगर अक्सर ये देखा गया है कि इनकी अब प्रायोरिटी बन जाती है, ये एक जैकपॉट है, ये लॉटरी है हमारे लिए, और जो असल मकसद इस प्रोजेक्ट का है, जिस मकसद के लिए ये प्रोजेक्ट असली बनाया गया होता है, वो बैक बेंच पर आ जाता है। हमने 4-5 महीनों से देखा कि 13.5 लाख जो है हमारी आबादी है श्रीनगर की, और ये सारी आबादी को हॉस्टेज रखा गया बिकॉज ऑफ दिस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। अब अगर आप इस प्रोजेक्ट को देखेंगे तो इसमें एक्चुअली होना ये चाहिए था, कंसल्टेशन स्टेज में इसमें एनवायरमेंटलिस्ट होने चाहिए थे, इसमें कल्चर और हेरिटेज के एक्सपर्ट होने चाहिए थे, लेकिन जो हमने देखा हमें लगा ये एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट बन गया है। जैसे एक हमारा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट डल का है, पिछले 10-20 सालों से ये एक प्रोजेक्ट चल रहा है, एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है, हजारों करोड़ों रुपए इस पे खर्च होता है, आउटकम कुछ भी नहीं है, लॉटरी बाबू की लगी है। सिमिलरली ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है। आप देखिए मैं क्यों कह रहा हूं, इसमें एनवायरमेंटल बैकिंग नहीं है, इसमें हेरिटेज की तरफ ध्यान नहीं दिया है, ये सिर्फ एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है। आपने देखा सबसे बड़ी बात जो यहाँ की ट्रेडिशनल हमारा जो मटेरियल है वो दिवड पाथ पे जो है वो देवरी स्टोन लगा था, और उसको आज इन्होंने रिप्लेस किया है एक चीप सीमेंट ब्लॉक्स। सो इसमें हेरिटेज जो हमारे सिटी जो हमारा कल्चर है उसका कोई इसमें दखल नहीं है। एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट बनाया है और एनवायरमेंटल के हिसाब से भी इसमें कोई खुसूसी बात नहीं है। अब इसकी दूसरी चीजें देखिए आप, अमूमन देखा गया है कि रोड जो है वो नैरो किए गए। 3.5 लाख रजिस्टर्ड व्हीकल्स है हमारी श्रीनगर में। ट्रैफिक कंजेशन एक बहुत बड़ा मसला है, इस पर हाई कोर्ट का इंटरवेंशन भी है। बिग बसेस जो थी एक वक्त में वो बैन कर दी गई ताकि ट्रैफिक कंजेशन न हो। और सबसे बड़ी बात, ये स्मार्ट सिटी आप देख रहे हैं इतनी जल्दी हम कर रहे हैं और कुछ ही इलाकों में काम है। इसकी वजह है, इसकी वजह है G20 मीटिंग जो यहां होने वाली है। और G20 मीटिंग डेलीगेट जब यहां आएंगे उससे पहले
हमारा वो एरिया अच्छा दिखना चाहिए जिस एरिया से उनको आना है और जो उनका वेन्यू है। प्रयागराज की एमपी एमएलए अदालत ने उमेश पाल अगवा केस में अतीक अहमद को मुजरिम करार दिया है। अतीक के साथ साथ 2 दीगर अफराद को भी मुख्तलिफ दफात के तहत कसूरवार पाया गया है। अदालत आज सजा सुना सकती है। 17 साल बाद अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया है। उमेश पाल साल 2005 में राजपाल कत्ल केस का अहम गवाह था। जामा तशद्दुद केस में सरजील इमाम, सफूरा जरगर, आसिफ इकबाल तन्हा समेत 9 मुलजमीन को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने साकेत कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 मुलजिमीन को राहत दिल्ली हाईकोर्ट ने दे दी है और 9 मुलजिमीन के खिलाफ मुख्तलिफ दफात में इल्जामात वज़ह करने का हुक्म दिया है। काबिल जिक्र बात यह है कि साकेत कोर्ट ने तमाम 11 मुलजिमीन को बरी कर दिया था। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. किए उन सवालों का उत्तर देने की बजाय किसी प्रकार से उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई। मैं इसी संदर्भ में आज आपके साथ पत्रकार वार्ता करने आया हूं। लोकतंत्र तब जिंदा रहता है जब विपक्ष जिंदा रहता है। अगर विपक्ष को जिंदा नहीं रखोगे तो लोकतंत्र जिंदा नहीं रहेगा। दृष्टिकोण बिल्कुल साफ है। एक पिता की आवाज को दबाने की जिस प्रकार के राजनीतिक षड्यंत्र की ये चालें चली गई है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक है। पहले आजादी के बाद ऐसी संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश की गई
जो लोकतंत्र की मजबूती का आधार थे। आपने देखा आजादी के बाद 75 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस बाहर लगाकर कहते हैं, पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि हमारी संस्थाओं पर हस्तक्षेप किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन जो संवैधानिक संस्था है, उनके सदस्य आकर कहते हैं कि हमारी संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता पर खतरा पैदा हो गया है। ऐसा क्यों हो रहा है, किस कारण हो रहा है? अगर इसकी गहराई से आप देखो तो किसी न किसी से तरह से सत्ता पक्ष अपना विरोध सुनना नहीं चाहते। राहुल गांधी जी ने कुछ सवाल उठाए और देश की जनता को ये जानने का अधिकार है कि जो राहुल गांधी जी ने सवाल उठाए उस पर सत्ता पक्ष का क्या बात है। और संसद के चुने हुए सदस्य है और एक एमपी को यह अपनी बात रखने का अधिकार है। उन्होंने पूछा कि अदानी को जो शेल कंपनियों के द्वारा 20,000 करोड़ रुपया प्राप्त हुए, वो कहां से प्राप्त, उसका कोई जवाब नहीं मिला। अदानी जी के साथ क्या आपका रिश्ता है, उसका कोई जवाब नहीं मिला। क्या वो कितनी बार अदानी जी के साथ देश घूमेंगे या देश में घूमेंगे, उसका कोई जवाब नहीं मिला। ठीक है, आपने नहीं जवाब देना, कोई बात नहीं, आप अपनी बात को नहीं रखना चाहते, कोई बात नहीं। लेकिन कोई भी सत्ता पक्ष वाला जो अहंकार में होता है वो अपनी बुराई सुनना नहीं चाहता। इसीलिए मैंने पहले शब्दों में कहा कि विपक्ष को जब भी दबाने और कुचलने की कोशिश की, लोकतंत्र कमजोर हो। आज राहुल गांधी जी लोकतंत्र की आवाज है। राहुल गांधी जी ने एक यात्रा शुरू की, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर। नाम क्या था? भारत जोड़ो। भारत को ढूंढेगा। उनका मकसद ये था कि जो 75 साल में इस लोकतंत्र ने जितनी संस्थाएं लोकतंत्र की मजबूती के लिए बनाई गई थी, उनको बांटने का काम पिछले 8 साल से किया जा रहा था। लोगों का हजूम होगा और उस हजूम में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार, उन्होंने पाया कि आने वाले 2024 के लिए मुख्य विपक्षी पार्टी जो कि कांग्रेस है, सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। जब चुनाव होते हैं, सत्ता पक्ष का एक हथियार होता है और अब तो सत्ता पक्ष के पास कई हथियार है। ईडी हथियार है, इनकम टैक्स हथियार है। ये चुनावों से वक्त से पहले किसी ने सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल किया है राजनीतिक हथियार के रूप में, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और कोई पार्टी नहीं है जिस पार्टी ने समाज के में जो गलत कार्य के लिए इस प्रकार की कानून बनाए थे, उसने कभी भी इन हथियारों का प्रयोग नहीं किया। लेकिन पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि राजनेताओं के खिलाफ, चाहे वो विपक्षी दल के नेता हो, चाहे रीजनल पार्टी के नेता हो, चाहे सत्ता पक्ष के नेता हो, जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा, चाहे हम पत्रकार बंधु हो, आज आप भी आवाज उठाइए। आपके मन में और भय रहता है कहीं मेरी नौकरी न चले, उस भय राहुल गांधी जी ने आवाज उठाई। चलिए, ये बात भी ठीक है। कर्नाटका में कानूनी पहलू को भी देखना चाहिए। ये कैसी अराजकता है? कर्नाटक के कोलार में सभा को संबोधित करते हैं, गुजरात में उनके खिलाफ विरोध में एक हमारे विधायक है पुष्पेंद्र मोदी जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, उनके खिलाफ मानहानि का दायर करते हैं। फिर उसके बाद वो स्टे लेते हैं। संसद में 9 दिन बाद जब राहुल गांधी जी मोदी जी से कुछ सवाल पूछते हैं, वो स्टे वापस करने की एप्लीकेशन देते हैं। एप्लीकेशन वापस होगी और उसके बाद कोर्ट का फैसला आता है। और मामला क्या है? मामला ये है कि कहां भाषण दिया
कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की गई। मानहानि का मामला तब बनता जब व्यक्तिगत टिप्पणी की गई हो। यही नहीं, उसके बाद कोर्ट ने उन्हें कन्विक्ट कर दिया और 24 घंटे के अंदर उनकी सदस्यता रद्द कर दी। और उसके बाद आजकल में कहा कि आप अपना मकान भी खाली कर दीजिए, अपने घर को खाली कर दीजिए। आप घर खाली करवा सकते हो, आप संसद में उनकी आवाज को दबा सकते हो, लेकिन जनता की अदालत में उनकी आवाज को आप रोक नहीं सकते। घर खाली करवाने से राजनीतिक त्रुटियां नहीं सीखी जा सकती। एक ऐसा परिवार जिस परिवार ने इस देश की एक अखंडता के लिए बलिदान दिया, उसको मिटाने के लिए ये सरकार पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी के सबसे बड़े नेता के खिलाफ इस प्रकार का मुकदमा दायर करके वो ये दर्शाना चाहते हैं कि हम अभी सर्वोपरि है, हमारी बात सुनिए, माइट इज राइट की थ्योरी चलने वाली नहीं है। राहुल गांधी जी ने कहा है कि मुझे किसी प्रधानमंत्री के पद की लालसा नहीं है। सही कहा उन्होंने। उनकी दादी प्रधानमंत्री थे, उनके परदादा प्रधानमंत्री थे, उनके पिताजी प्रधानमंत्री थे। श्रीमती सोनिया गांधी जी को जब 2009 में सभी संसद सदस्यों और रीजनल पार्टी के जो हमारे राइट्स पार्टनर थे, उन्होंने कहा था कि आप प्रधानमंत्री बनिए। सोनिया गांधी जी ने उस समय भी प्रधानमंत्री के पद का त्याग किया था। मनमोहन सिंह जी ने राहुल गांधी जी को कहा था कि हमारे मंत्रिमंडल में शामिल हो जाइए और कुछ समय बाद आप देश के प्रधानमंत्री बनिए। राहुल गांधी जी ने तब भी प्रधानमंत्री का पद स्वीकार किया था। ऐसा क्या बात थी? राहुल गांधी जी एक प्रधानमंत्री के बेटे, एक प्रधानमंत्री के पोते कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चले, क्योंकि वो जानते थे इस लोकतंत्र को कमजोर करने का जितना दायित्व सत्ता पक्ष के हाथ में, विपक्ष की भूमिका में, उस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हमें मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते हम इस प्रकार की यात्रा से देश के नागरिकों को जागरूक करें। परिस्थितियां जो भी रही हो, लेकिन मैं आज आपको कह सकता हूं कि अदानी जी को बचाते बचाते कहीं अपनी सरकार खो दे। लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए मुख्य विपक्षी पार्टी का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। अगर मानहानि का दावा करना था, जिसके खिलाफ टिप्पणी की गई थी, उसके खिलाफ नहीं गए। कोई तीसरा आदमी आके मानहानि का मुकदमा दायर करता है, कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है। इस प्रकार के हथकंडों से आप किसी विपक्षी पार्टी के नेता को